नमस्कार साथियों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करें। तो कल की क्लास में जो भी बातें थी हम लोगों ने देख लिया था। घाटे के बारे में बात किया था, राजस्व घाटा, पूंजी घाटा और ओवरऑल हमने बात कर लिया था कि जो राजकोषीय नीति है वो राजकोषीय नीति न केवल सरकार के राजकोष से संबंधित है बल्कि वह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति भी सुनिश्चित करता है। मुद्रा की आपूर्ति को कम या बढ़ाने का भी काम करता है। उससे संबंधित तीन बातें थी, उन तीनों बातों को हम लोगों ने देख लिया था कि अगर अधिशेष बजट है तो अधिशेष की स्थिति में क्या होता है, घाटे की स्थिति। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो संतुलित बजट है वो क्या है। और तीनों में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो हम लोगों ने देख लिया था। साथ ही साथ अब हम लोग बात कर रहे हैं छठे लेसन की, और छठे लेसन में क्या क्या बातें शामिल हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी क्लास की तो हम लोगों ने कुछ बातें किया था कि अर्थव्यवस्था जो है उनके कई नेचर होते हैं। नेचर की बात अर्थात कुछ जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो अर्थव्यवस्था खुली हैं और कुछ अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करती हैं। कुछ निर्भर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर होता है। ठीक उसी तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है। एग्जाम्पल के तौर पर चीन का आप ले सकते हैं। चीन ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के कई अर्थव्यवस्थाओं को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करती है। खास करके गुड्स की का जो एक्सपोर्ट करती है उसके माध्यम से अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में जो इनपुट डाला जाता है, जो उत्पादन होता है उसमें जो इनपुट डाला जाता है। इनपुट का मतलब ये है कि जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में जितने भी तत्व लगे हैं, आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए इसका जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट किसी खास किस्म की धातु का बना है। तो ये खास किस्म की धातु किसी दूसरे देश में नहीं पाया जाता, ये केवल और केवल चीन में पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था इस धातु के लिए चीन पर निर्भर है, तो हम उसे कहेंगे कि वह निर्भर अर्थव्यवस्था है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ऐसी अर्थव्यवस्था भी है जहां पर खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता। अब खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता उस अर्थव्यवस्था में, स्वाभाविक है कि किसी दूसरी देश की अर्थव्यवस्था पर वो निर्भर होगी अपने खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए। लाइक जापान। जापान एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो बढ़िया है, सर्विस सेक्टर भी उसका बढ़िया है। ये जब हम जापान की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लैंड का एरिया है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो टापू है। टापू एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि समुद्र के बीच में स्थित है। हालांकि कुछ उसकी सीमाएं भी हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए मान लें कि वो समुद्र के बीच में स्थित है। अब वहाँ पर जो लैंड का एरिया है, कृषि भूमि, वो काफ़ी कम है। अब कम है तो कृषि कार्य भी कम होगा, लेकिन खाद्यान्न ज़रूरतें उनकी भी है और खाद्यान्न ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जहाँ पर कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में कृषि जो है, कृषि सेक्टर पर निर्भरता ज़्यादा है। हालांकि हम सर्विस इकोनॉमी हैं, सेवा अर्थव्यवस्था ज़रूर हैं, लेकिन निर्भरता उस पर है। हम उत्पादन भी करते हैं कृषि का, और कृषिगत वस्तुओं का, ऐसे आप कह सकते हैं कि खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। और खाद्यान्न के उत्पादन का मतलब ये है कि जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए हमने खाद्यान्न सुरक्षित रख लिया और बाकी खाद्यान्न को हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया, दूसरे देशों को निर्यात कर दिया। तो यहाँ पर जापान और भारत के संदर्भ में जो जापान की अर्थव्यवस्था है वो खाद्यान्न के लिए भारत पर निर्भर है। ठीक उसी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, एक निर्भर अर्थव्यवस्था, एक परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि दो अर्थव्यवस्थाएं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हों। जैसे भारत और जापान का ही एग्जाम्पल लें। भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उतना डेवलप अभी नहीं है जितना कि जापान है। जापान से हमने जब 2001 के आसपास की बात हुई थी, 2003 के आसपास जब दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत हुई थी, तो मेट्रो जो ट्रेन लाया गया था वो हम लोगों ने जापान से आयात किया था। जापान अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे रहा है।
उसका इंडस्ट्री मजबूत है। ठीक उसी तरह से तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अपनी उन ज़रूरतों के लिए भारत जापान पर निर्भर है और जापान की अर्थव्यवस्था अपनी खाद्यान्न ज़रूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। तो इसको कहा जाता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्थाओं के कई प्रकार होते हैं। एक निर्भर अर्थव्यवस्था है, एक बंद अर्थव्यवस्था है और बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया था बंद अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था जिसे आप क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आय का वर्चुअल प्रवाह है, आय का वर्चुअल प्रवाह वो कैसा है? प्रवाह इसमें हम लोगों ने देखा था, अगर आप लोगों को कल का सेशन लास्ट वाला जो मैंने कहा था अगर वो याद हो, तो हमने कहा था यहाँ पर हाउस होल्ड है और यहाँ पर फर्म है। ठीक है, ये जो हाउस होल्ड है, ठीक है, ये यहाँ पर सेवाएं दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है और फर्म इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्ट कर रहा है अर्थात इनको ये जो कारक आय इन्होंने सृजित किया है उसका भुगतान कर रहा है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, हालांकि ये तीसरी बार होगा, एक बार जब हमने इसको पढ़ा था तब देखा था और फिर से एक बार कल समझा था। अब एक बार और समझ लेते हैं ताकि हमारी आगे की क्लास कनेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर होता क्या है कि देखिए इन्होंने इनको सर्विस दिया, सर्विस देने के बाद फर्म ने इनको भुगतान किया। भुगतान करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो सर्विसेज दिया गया है इससे क्या हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्रोडक्शन हुआ है और ये प्रोडक्शन किसका हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया है, इसका उत्पादन किया गया है, इसको इन्होंने यहाँ पर बेच दिया और जब इन्होंने बेचा तो इन्होंने उसके बदले इसका भुगतान किया और जब भुगतान किया तो यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि यह उपभोग व्यय है, कंजप्शन हुआ है, यहाँ पर उपभोग व्यय किया गया है। ठीक है, अब उपभोग व्यय हुआ है तो ये आय का वर्चुअल वर्चुअल प्रवाह हमने देख लिया कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। अब एक बात सोचिए, ये स्थिति तो ठीक है, फर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट था, जो भुगतान किया, वो इनके लिए आय थी और इसका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, इसके अलावा हमने ये कहा कि जो इन्होंने सर्विसेज दिया वो इन सर्विसेज के बदले इनको क्या हुआ था, आय की प्राप्ति हुई थी। अब इनको आय हो गई तो वस्तुओं की इन्हें जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत के लिए किस पर निर्भर है, कौन देगा, फर्म देगा। फर्म किसको देगा, इन हाउस होल्ड को देगा। हाउस होल्ड इसके लिए भुगतान करेंगे तो जो भुगतान करेंगे वो इनके लिए आय होगी। ठीक है, अब बात आएगी कि यहाँ पर एक अगली स्थिति होती है जिसको हम ये कहते हैं कि यहाँ गवर्नमेंट है। अगर कल याद हो तो हमने ये कहा था सरकार है। ये सारी बातें किसी देश की अर्थव्यवस्था में होंगी, किसी देश में होगा, देश में सरकार भी होगी, तो सरकार कुछ सर्विसेज लेंगी, सरकार लेगी और उसके बदले भुगतान करेगी। तो ये सभी लोग, ये जितने लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी कुछ इनको सर्विसेज देंगे और ये भी इनको कुछ सर्विसेज देंगे, मतलब ये इनको सर्विस देंगे ऐसा। फिर उस सर्विस के बदले सरकार इन्हें भुगतान करेगी और भुगतान तो करेगी लेकिन ये उसके बदले टैक्स भी तो देंगे, इनको सरकार को टैक्स भी तो देंगे। तो सरकार को यहां से इनकम हो गई, इनकम हो गई और इनकम होने के बाद अब हमने ये कह दिया कि ये जो स्थिति देखने को मिल रही है यह कैसी अर्थव्यवस्था है, यह एक क्लोज इकोनॉमी है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था है। यहीं पर हम लोगों ने एक और बात कर लिया था, यहाँ अब थोड़ा सा इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें यहां से बताना आसान रहे।
ठीक है। हमने ये कहा कि ठीक बात है, ये सारी चीजें तो हो गई। इन सारी चीजों के बाद एक नई स्थिति आ रही है और नई स्थिति कुछ इस प्रकार है। हमने यहाँ पर एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक। ये एक्सटर्नल सेक्टर क्या है? जो यहाँ पर उत्पादन हुआ, यहाँ से कुछ निर्यात किया जाएगा और यहाँ से कुछ आयात किया जाएगा। किसका? तो गुड्स का, गुड्स का, सर्विसेज का, ठीक। और इसी को कह रहे हैं, जब इन सब के अलावा ये स्थिति होगी तब इसको कहा जाएगा कि यह ओपन इकोनॉमी है। कैसी? अब ये बन गई ओपन इकोनॉमी, क्योंकि हम यहां से अब क्या कर रहे हैं? आयात और निर्यात कर रहे हैं। किसको? दूसरे देशों को, ठीक है। यही सारी बातें एनसीईआरटी में यहां पर अलग अलग फॉर्म में बताई गई है। अब अलग अलग जो फॉर्म में बताया गया है, अब उसको समझ लेते हैं। हम जब इसको पढ़ते हैं तो यहां पर बताइए, आयात निर्यात जो हो रहा है उसका कुछ मूल्य होगा। हो सकता है कि जो हमने निर्यात किया इसका इसकी जो कीमत होगी, ठीक है, या मूल्य, ऐसे कह लीजिए, इसका जो मूल्य होगा वो कम होगा, और जो हमने आयात किया है इसका मूल्य अधिक होगा। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है भैया कि ये जो हमने कम निर्यात किया है, आयात ज्यादा किया है, इससे हमारा बीओपी खराब हो रहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं भुगतान संतुलन यहाँ पर किसके पक्ष में है? दूसरे देश के, जिस देश के साथ हमने ये आयात और निर्यात किया है, ठीक है। अब इसके लिए जो यहाँ पर बताया गया है वो देख लीजिए। वैदेशिक क्षेत्र के लिए हमने ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। इन 3 बातों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो भी हम बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ये कहा गया है खुली अर्थव्यवस्थाएं, और उन खुली अर्थव्यवस्थाओं में किस तरह का जुड़ाव स्थापित किया जाता है और उस जुड़ाव को स्थापित करने के तरीके कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, खुली अर्थव्यवस्थाएं और जो खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं उन अर्थव्यवस्थाओं के मध्य जुड़ाव होगा, तभी तो खुली अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर जुड़ाव के तरीके, और इस जुड़ाव के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। 3 तरीके कौन कौन से बताए गए हैं? सबसे पहली बात ये बताई गई है कि भैया पहला तरीका तो यही है कि जब हम आयात निर्यात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ, तो एक स्थिति देखने को मिलती है कि निर्गत बाजार होता है, जिसे आउटपुट मार्केट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं आउटपुट मार्केट, तो जो आउटपुट मार्केट है अर्थात निर्गत बाजार है, यहाँ पर 2 कार्य हो रहे हैं। जब ऐसी स्थिति देखी जाती है तो किसी भी अर्थव्यवस्था के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, और जब वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था में हो रही है, तो वहां पर जो उपभोक्ता हैं उस देश में, दोनों देशों की बात कर लीजिए, थोड़े समय के लिए मान लीजिए आयात और निर्यात। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि आयात, इसे आप ऐसे कह लीजिए एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट, ये 2 कार्य हो रहे हैं। अब जब यहां पर दोनों देशों में हो रहा है ना, मान लीजिए यह भारत है, हम भारत ही लिख लेते हैं, ठीक है। इंडिया ना लिखें, भारत लिख लेते हैं, ठीक है, या इंडिया भी लिख दें, कहीं विवाद ना हो, है ना। तो इंडिया भी मान लेते हैं।
इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसको होना ऐसे चाहिए था कि भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये यूएसए है। ठीक है, ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, कहीं विवाद ना हो जाए कि सर आपने भारत ही क्यों नहीं लिखा, इंडिया क्यों नहीं लिखा, और कुछ लोग कह देंगे कि इंडिया क्यों लिखा, भारत क्यों नहीं लिखा, है ना। तो हालांकि दोनों में फर्क है। एक बात ध्यान रखिए, जब इंडिया कहा जाता है तो इंडिया का मतलब है कि जो इंडिया में रहने वाली एलिट क्लास की सोसाइटी है उसको संबोधित किया जा रहा है। और जब हम ये कह रहे हैं कि ये भारत है तो भारत का मतलब गरीब मलिन बस्तियां, जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनको ये संबोधित करता है। फिलहाल भारत से जुड़ाव ज्यादा महसूस होता है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के मध्य आयात निर्यात हो रहा है, इंडिया भारत का यूएसए के साथ। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास विकल्प है। क्या है? विकल्प है। विकल्प कैसा है? तो यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का है। गुड्स एंड सर्विसेज का है। किसके लिए? तो ये विकल्प उपभोक्ता के लिए है। किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। ठीक है, अब उपभोक्ता के पास विकल्प है किस चीज का? तो वो जिस वस्तु को चाहे उस वस्तु का चयन कर सकता है। तो सिंपली इसी बात को जो आपने यहां समझा, इस बात को अगर मैं ऐसे कह दूं कि वस्तुओं सेवाओं का व्यापार होता है किसमें? जो खुली अर्थव्यवस्था जुड़ाव के तरीके यहां पर व्यापार हो रहा है। व्यापार किसका व्यापार हो रहा है? तो भैया यहां वस्तु और सेवा, इसी का तो व्यापार हो रहा है। और जब ऐसी स्थिति देखी जा रही है तो एक बात बताइए, यहाँ पर आउटपुट मार्केट में हमारे पास जो उपभोक्ता है उसके पास क्या है? चयन की स्वतंत्रता है, अर्थात चयन का विस्तार हुआ है। तो यहाँ पर चयन का विस्तार। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक अर्थव्यवस्था जब दूसरी अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है, जुड़ने के बाद उसके पास दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकल्प है। उपभोक्ता जैसे हम आप हैं, अब मेरी हमारी अर्थव्यवस्था खुली है, यहाँ पर कोई बाहर की कंट्री आकर के बाहर की कंपनी भी सामान बेच सकती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास घरेलू मार्केट तो है ही, इसके अलावा जो अलग अलग देशों के ब्रांड अगर एक ही ब्रांड हैं तो ये मतलब एक ही किस्म की वस्तु बना रहे हैं, तो एक ही किस्म की वस्तुओं में वैरायटी है। वैरायटी है तो यानी कि हमारे चयन का विस्तार हुआ। हम जिस वस्तु को चाहें उस वस्तु को खरीद सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास विकल्प है। जो तीसरा हमारे पास दूसरा हमारे पास ऑप्शन है या तरीका है, सॉरी, वित्तीय बाजार, जिसे फिनेंशियल मार्केट कहा जाता है। अब इसको समझ लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। इसको कह रहे हैं ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट जिसे वित्तीय बाजार कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति है और कौन सी बातें हैं। मान लीजिए हमने ये कहा कि जो वही वाली स्थिति, यहाँ ये भारत है। ठीक, जब यहाँ आयात निर्यात हो रहा है, निवेश भी होगा अर्थात इन्वेस्टमेंट भी होगा। इसको हम क्या कह रहे हैं? यहां से यहां और यहां से यहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है।
और इन्वेस्टमेंट हुआ तो यानी कि मुद्रा की प्राप्ति भी तो हो रही है, विदेशी परिसंपत्तियां आ रही हैं। और अगर विदेशी परिसंपत्तियां आ रही हैं तो एक बात बताइए, विदेशी परिसंपत्तियों से चयन का अवसर मिल रहा है। कैसे चयन का अवसर मिल रहा है? यहां पर आप ऐसे कह सकते हैं कि विदेशी परिसंपत्तियां यहां से यहां आ रही हैं, तो हमारे पास यहां भी तो चयन चयन का विकल्प है कि अगर एक होता है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और एक है FDI। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो हमें वित्त की प्राप्ति हो रही है, ये आ रहा है तो भी हमें वित्त की प्राप्ति हो रही है। कैसे वित्त की प्राप्ति? यहां पर वित्त की प्राप्ति हमने ये बात कर लिया कि जब ये FII या FDI दोनों स्थितियों में हमारे पास वित्त उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, अब वित्त उपलब्ध हो रहा है तो यही बातें एनसीईआरटी में कैसे बताई गई हैं, क्या बताई गई हैं, उसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये कहा गया है, पहला ऑप्शन जो दिया गया निर्गत बाजार, जिसे हम ये कह रहे हैं आउटपुट मार्केट। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार कर सकती है, इससे चयन विस्तृत होता है। ठीक है, इस अर्थ में कि उपभोक्ता और घरेलू उत्पादक दोनों के लिए, ठीक है, विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं कि हमें अगर एक ही वस्तुओं का, जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए चीन से हम किसी वस्तु का आयात कर रहे हैं, यही मार्कर है, इस मार्कर या सबसे ज्यादा लोकप्रिय, ठीक है, जो सबके हाथ में, सबके पैकेट में, सबके चेहरे पे, सबके आंखों में दिखाई देने वाला है, वो ये है, ये इंस्ट्रूमेंट है। आज के संदर्भ में, भविष्य में क्या बदलेगा वो नहीं पता है। ये चीन भी बनाता है और चीन की कंपनियों ने एप्पल जैसे ब्रांड के लगभग फीचर इसमें डाल दिए। और फीचर डाल देने का मतलब क्या है? अब हमारे पास एप्पल का भी विकल्प है, MI का भी विकल्प है, रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो इत्यादि इत्यादि। कुछ भारतीय कंपनियां भी हैं, भारतीय कंपनियों का भी तो हमारे पास विकल्प है। हम चाहें तो वहां का सेलेक्ट करें, चाहें तो सैमसंग जो साउथ कोरिया की कंपनी है उसको हम सेलेक्ट करें, या फिर जिस भी उत्पाद को या जिस भी ब्रांड को हम चूज करना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। चाहे हम चीन का ब्रांड सेलेक्ट करें, चाहे हम कोरिया का ब्रांड सेलेक्ट करें, या फिर आप किसी अन्य देश के महंगे ब्रांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास विकल्प है। विकल्प किस चीज का? चयन की स्वतंत्रता आपके पास है कि आप घरेलू वस्तु को चयन कर सकते हैं या फिर बाहरी वस्तु का। तो यहाँ उत्पादक घरेलू विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं। दूसरी बात, वित्तीय बाजार के बारे में जो बताया गया है, ये कहा जा रहा है अधिक बार एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्त परिसंपत्तियां खरीदती हैं, खरीदारी होती है आपस में। इससे विनियोजकों का मतलब होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जिसे आप हिंदी में कहते हैं निवेशक, इसको हिंदी में लिख देता हूं, निवेशक। ठीक है, निवेशक को घरेलू तक विदेशी परिसंपत्तियों से चयन की अवसर मिलती है। ठीक है, यहां पर चयन का अवसर मिलता है, ये बात। तो यहां पर परिसंपत्तियों की तो बात हो रही है ना, उसका अवसर मिलता है। साथ ही साथ अब जो तीसरा विकल्प है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं। व्यापार हो रहा है, इस व्यापार से हमें क्या हो रहा है? तो निवेश हो रहा है, निवेश। और निवेश होने की वजह से वित्त, वही बात कि आप ऐसे कह सकते हैं विदेशी परिसंपत्तियों से चयन का अवसर मिल रहा है। चयन का अवसर, ठीक है, चयन का अवसर यहां पर भी मिल गया। अब बात आती है तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प क्या है? श्रम बाजार, इसको लेबर मार्केट आप कहेंगे। लेबर मार्केट, ये जो लेबर मार्केट है, अब बताइए
कि किसी भी देश में जब निवेश की बात होगी, अगर यूएसए भारत में अगर कोई कंपनी लगा रहा है, यहाँ पर भारत में कोई कंपनी लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? भारत में कंपनी लगा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो देखेगा कि यहाँ पर लेबर लॉ कैसे हैं, लेबर लॉज क्या कठोर हैं या आसान हैं। उत्पादन स्थल का वो चयन करेगा, अर्थात जो निवेशक है वो उसी उत्पादन स्थल का चयन करेगा जहां पर उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो मान लेते हैं यहाँ एक ऐसा देश है जैसे अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देश, ठीक है। ये अफ्रीकी देश है और यहाँ पर भी लेबर लॉज जो हैं वो काफी ज्यादा कठोर हैं, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में जो लेबर लॉ है अर्थात श्रम कानून है, श्रमिकों से संबंधित कानून कि उनको कितने घंटे जॉब पर रखा जाएगा, कितने घंटे सेवाएं देंगे, कौन सी छुट्टियां मिलेंगी, इत्यादि इत्यादि, ये सारी बातें। अब इसके साथ साथ ये देखा गया कि इनके लिए वेतन भत्ते इत्यादि जो भी मिलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, चयन की स्वतंत्रता है, निकालने का ऑप्शन भी है। आप चाहें तो एडहॉक पे रख सकते हैं, चाहें तो परमानेंट रख सकते हैं, इत्यादि लेबर लॉज। और उनको कौन सी सोशल सिक्योरिटी देनी है, ये सब कुछ पहले से सुनिश्चित है और ये आसान है। यहाँ पर भी लाभ इस कंपनी को होगा, यूएसए की कोई कंपनी है, यहाँ से भी लाभ होगा, यहाँ से भी लाभ होगा। अब इसके पास खुली अर्थव्यवस्था है तो विकल्प ये है कि वो किसका चयन करे। जहां पर लेबर लॉ कठोर नहीं होंगे, आसान होंगे, नर्म होंगे, ऐसे कह लीजिए, उस देश में इस कंपनी को लाभ ज्यादा होगा। टैक्स कानून भी, वो सब सारी बातें अलग हैं, लेकिन यहां पर केवल लेबर लॉ की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उत्पादक हैं वह उत्पादन स्थल का चयन करेगा। तो यहां पर जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर जिसे कहते हैं, उत्पादक, ये दो कार्य करेगा। उत्पादन स्थल का चयन करेगा, स्थल का चयन करेगा। और उत्पादन स्थल का चयन क्यों और किस आधार पर कर रहा है कि श्रमिक जो हैं, श्रमिक फर्म एक तो वहां पर लाभ को देखेगा और उत्पादन स्थल का चयन कर रहा है। और चयन करने के साथ 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 जो फर्म है, जिसे आप कंपनी कह सकते हैं समझने के लिए, फर्म का भी चयन किसके द्वारा किया जाएगा? यहाँ पर फर्म का चयन ये जो करेगा, ये एक श्रमिक करेगा, क्योंकि उत्पादक स्थल का चयन इन्होंने कर लिया। किसने? ये जो चयन किया है, ये किसने किया है? ये फर्म ने किया है, ये फर्म ने किया है। और ये जो चयन किया है, ये लेबर ने किया है। लेबर ने किया है, अर्थात श्रमिक ने किया है। अब ये देखेगा, अब श्रमिक कैसे चयन करेगा? ये देखेगा कि हमें लाभ कहां पर मिल रहा है, घरेलू कंपनी में काम करके या विदेशी कंपनी में काम करके मुझे ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो वो उसको देखेगा। तो यहाँ पर केवल कंपनी के पास विकल्प नहीं है, यहाँ पर जो श्रमिक है उसके पास भी विकल्प है, पर्याप्त विकल्प है। और इन विकल्पों के माध्यम से वो अपनी आय सुनिश्चित कर रहा है। तो हमने तीन बातें समझ ली कि जो खुली अर्थव्यवस्था है, अगर आप ये कह दें कि इसका लाभ क्या होगा, तो लाभ के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं। जो कंपनी है निवेश करेगी, या तो निवेशक के लिए वित्त की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी, विदेशी परिसंपत्तियों के चयन का अवसर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ये जो फर्म है ये देखेगा, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ अर्थात फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो जो फर्म है ये देखेगा इन्वेस्ट के लिए, किस चीज के लिए? इन्वेस्ट के लिए उसे पूंजी चाहिए। पूंजी के लिए देखेगा कि हमें विदेशी
विदेशी या घरेलू, यहाँ पर कौन सी पूंजी कहाँ से मिल रही है, और निवेश करने के लिए आसानी से किसी एक का चयन कर सकता है और उसके माध्यम से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकता है। ठीक बात है। अब चलिए, इन तीनों बातों को समझने के बाद अगली बात आती है कि भैया ये सब सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन जो खुली अर्थव्यवस्था है वहां पर क्या होता है, कौन कौन सी गतिविधि देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दो भागों में बांट करके हम उसको देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कैसी अर्थव्यवस्था है, तो यह एक खुली अर्थव्यवस्था है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, भारत एक ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी में दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर क्या होगा, और ओपन इकोनॉमी हम क्यों कह रहे हैं। जब ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं, सेवाओं का आयात निर्यात, यही है ना। वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किसके मध्य, दो अर्थव्यवस्थाओं के मध्य, दो या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के मध्य। तो ये बात तो आपने समझ ली, ये हमने कई बार बात कर लिया था, तो ये चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। अब इसी से संबंधित कुछ और बातें कि जब खुली अर्थव्यवस्था होगी तो वस्तुओं सेवाओं का व्यापार होगा। यहाँ पर व्यापार होगा, किसका व्यापार होगा, तो यहाँ पर गुड्स का और सर्विसेज का, इसी का तो व्यापार होगा। और इसके साथ साथ जो वित्तीय संपत्तियां हैं उन वित्तीय संपत्तियों का भी तो व्यापार होगा। यहाँ दूसरी बात होगी कि और किसका व्यापार होगा, व्यापार, तो यहीं पर बात हो जाएगी कि वित्तीय संपत्तियों का, वित्तीय वित्तीय संपत्तियों का व्यापार होगा, संपत्तियों का व्यापार होगा। ठीक बात है। अब आप कैसे इसको समझेंगे कि उदाहरण के तौर पर आप क्या समझेंगे। मान लीजिए ये तो हमने कह दिया कि वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होगा। ठीक बात है, वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार तो होगा, लेकिन वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यापार होगा। फिर भी हमारे सामने अभी भी एक अस्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होगा, और उपभोग के साथ साथ निर्णय भी लिया जाएगा कि हम किसका उपभोग करें। तो हम संक्षेप में यहाँ पर ये कह रहे हैं, इन सबको मिला करके, दोनों बातों को मिला करके, कि पहली बात ये है कि वस्तुओं और सेवाओं का यहाँ पर व्यापार होगा, इससे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग होगा, और उपभोग में हमारे पास चयन का विकल्प होगा कि किस वस्तु का हम चयन करें। दूसरी बात, यहाँ पर हम यह भी कह रहे हैं कि वित्तीय संपत्तियों का भी व्यापार होगा, तो वित्तीय संपत्तियों के भी चयन का हमारे पास विकल्प होगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर किसका, वस्तु और सेवा, तो इसे जनरली मैं गुड्स एंड सर्विसेज कर दे रहा हूं। इसका क्या होगा, उपभोग होगा हमारे साथ, ये स्थिति होगी। साथ ही साथ उपभोग के साथ साथ इसका निर्माण भी तो होगा। उपभोग के अलावा यहाँ पर निर्माण भी होगा, किस चीज का, वस्तु और सेवा का। भाई कोई भी कंपनी किसी दूसरे देश में जा रही है तो किस लिए जा रही है, वहां पर प्रोडक्शन करेगी। प्रोडक्शन करेगी तो वहां पर उसकी बिक्री होगी, और बिक्री होगी तो फिर उसको लाभ मिलेगा। तो निर्माण करेगी तभी तो हो पाएगा। आप विनिर्माण कह लीजिए, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण होगा। अब ये दो बातें हम लोगों ने समझ लिया कि एक को खुली अर्थव्यवस्था में ये कार्य होगा, और दो देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य ये गतिविधि देखने को मिलेगी। अब बात आती है
कि विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार के साथ साथ मांग की क्या स्थिति होगी। हमें मांग भी तो देखना है। तो क्या आय का वर्चुअल प्रवाह होगा, और वर्चुअल प्रवाह होगा तो वर्चुअल प्रवाह में तो हमने तो बात कर लिया था कि द्विस्तरीय, द्विस्तरीय में देखा था कि एक तरफ फर्म है और दूसरी तरफ हाउस होल्ड है। दो बातें हमने देखी थी। और तीसरा, इसके बाद हम लोगों ने त्रिस्तरीय वर्चुअल प्रवाह की बात कर ली थी, आय के प्रवाह की बात कर ली थी, वर्चुअल प्रवाह नहीं, आय का त्रिस्तरीय प्रवाह। और तीन स्तरीय में हमने बात कर लिया था कि कौन है, तो यहां पर फिर से यही गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और यहां पर फर्म। ठीक। और हमने ये कह लिया था कि अगर सारी बातों को देखें तो किसी ना किसी रूप में यहां पर वस्तुओं और सेवाओं का और आय का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है और ये त्रिस्तरीय प्रवाह है। त्रिस्तरीय के बाद हमने बात किया था कि यहाँ एक्सटर्नल सेक्टर है और कोई भी अर्थव्यवस्था यहाँ पर तभी पूर्ण मानी जा रही है आज के संदर्भ में, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था आज के संदर्भ में क्लोज इकोनॉमी के रूप में नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ आयात और निर्यात दूसरे देश से हो ही रहा है और होता ही है। तो यहाँ हमने ये समझ लिया कि भैया ये जो स्थिति है, तो ये स्थिति होगी, निर्माण के लिए ही होगा। और निर्माण होगा तो विदेश व्यापार के साथ साथ हमें मांग को भी देखना पड़ेगा ना, कि यहाँ पर डिमांड कैसी है। तो इसी से संबंधित एक और बात है जिसको हम कह रहे हैं विदेश व्यापार और मांग। तो यहाँ पर और मांग। ठीक है, तो विदेश व्यापार के साथ साथ जब हम मांग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो बातें हमारे सामने हैं। पहली बात, जो आय का वर्चुअल प्रवाह था, उस वर्चुअल प्रवाह में रिसाव देखा जा रहा है। और रिसाव देखने का मतलब यह है कि संस्थागत मांग में कमी आई है। देखिए, इसको हम यहां पर कह रहे हैं कि आय का वर्चुअल प्रवाह। आय का वर्चुअल प्रवाह आप लोगों को याद है, बार बार रिपीट हुआ है, तो दोबारा से अब अगली बार उसे रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आय के वर्चुअल प्रवाह में रिसाव क्या हुआ है, रिसाव। और रिसाव हुआ है तभी तो हम कह रहे हैं कि यहां पर एक अलग समस्त मांग में कमी हो रही है। कहां पर, घरेलू अर्थव्यवस्था में। अर्थात यहां पर कहा जा रहा है समस्त मांग में कमी। कहने का मतलब ये है कि हमने ये स्थिति देखी, ये स्थिति देखी, इससे भी अलग यहां पर देखिए। अभी तक जो मांग हो रही थी इन दोनों के मध्य हो रही थी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। हालांकि यहां पर हम बैंकिंग व्यवस्था को स्थापित किए थे, तो बैंकिंग व्यवस्था को अभी छोड़ देते हैं। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि मांग यहां पर हो रहा है और डिमांड एंड सप्लाई यहां पर चल रही है। आय का भी सृजन हो रहा है। ठीक। लेकिन यहां से जब लीकेज हुआ तब तो यहां पर हुआ, अर्थात विदेशी एक्सटर्नल सेक्टर आ रहा है, वैदेशिक क्षेत्र आ रहा है। और वैदेशिक क्षेत्र आया तो इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि यहां पर रिसाव की समस्या है। तो रिसाव की समस्या किसमें,
समस्त मांग में इसकी वजह से कमी देखी गई। और समस्त मांग में न केवल कमी हो रही है बल्कि ये भी कहें कि निर्यात का क्या होगा। यहां जब ये स्थिति है तो यहां पर क्या होगा, निर्यात जो हम कर रहे हैं दूसरे देशों को, तो निर्यात की स्थिति क्या होगी, यहां पर घरेलू उत्पादित वस्तुओं के समस्त मांग में निर्यात देखी जाएगी ना। निर्यात हम किसका करेंगे, घरेलू अर्थव्यवस्था में या घरेलू कंपनियों के द्वारा जब उत्पादन किया जाएगा, कंपनियों कह लीजिए, फर्म कह लीजिए, जब उनके द्वारा उत्पादन किया जाएगा तो घरेलू उत्पादित वस्तुओं के समस्त मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। कि समस्त मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी। किसकी, घरेलू उत्पादित वस्तुओं की। अगर मान लीजिए हमें निर्यात करना है तो हमें निर्यात के लिए उत्पादन तो करना पड़ेगा। अगर हमने प्रोडक्शन किया है तभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना। बिना हम अधिशेष उत्पादन के प्रोडक्शन निर्यात कहाँ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दो बातें हमने यहां पर देख लिया। अब बात आती है कि भैया ये तो ठीक बात है, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की स्थिति क्या होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन यहीं एनसीईआरटी में देख लेते हैं। ये तीन बातें हम लोगों ने देख लिया था। तीन बातों के बाद यहाँ पर एक स्थिति बताई गई है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई। अब इसी बात को हम कैसे समझेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारी गतिविधि हो रही है, सब कुछ हो रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में या पूरे विश्व की बात किया जाए तो विश्व में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई ग्लोबल करेंसी है। कल भी मैंने बताया था, कोई ऐसी संस्था है जो ग्लोबल करेंसी जारी करती है और उसमें व्यापार होता है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से संबंधित जो बातें हैं उनको समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए यहां पर यह होगी कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय करेंसी का अभाव ये हमारे सामने है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसी करेंसी नहीं है जिसमें हम व्यापार कर सकें। अगर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी नहीं है तो करेंसी की स्वीकार्यता की बात होगी कि जो करेंसी है उसकी स्वीकार्यता हमें क्यों चाहिए या करेंसी की हमें आवश्यकता क्यों है। तो यह क्रय शक्ति की स्थिरता को सुनिश्चित करने का काम करता है। मान लीजिए थोड़े समय के लिए ये भारत है, ये भारत है और ये यहाँ पर कहा जा रहा है यूएसए है, दोनों के मध्य व्यापार हो रहा है। भारत ने यहाँ पर अपनी रुपया में पेमेंट किया, थोड़े समय के लिए बात मान लीजिए, और इसने यहाँ पर डॉलर में पेमेंट किया, ठीक, आयात निर्यात हो रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में यूएसए को नहीं पता है कि जो ये रुपया है इसके मूल्य में वृद्धि होगी या कमी होगी। भारत को भी नहीं पता है कि इसके मूल्य में कमी होगी कि वृद्धि होगी। फिर अगर इस व्यक्ति ने यहां से डॉलर को स्वीकार कर लिया है, फिर इसके सामने समस्या तो बनी रहेगी कि अगर मूल्य में कमी हो गई, स्थिरता नहीं है, फिर हमारा तो घाटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अमेरिका भी यही सोचेगा भारत की करेंसी के संदर्भ में। तो पहले की स्थिति ये थी कि ये जो स्थितियां हैं, अब इनके स्थान पर ये कहा गया कि गोल्ड आ जाए,
तो गोल्ड आ गया। अब गोल्ड आ गया तो गोल्ड के माध्यम से हमने ये कर लिया कि ठीक है, इसके मूल्य में कमी और वृद्धि नहीं होगी, इसके बराबर वस्तुओं को मान लेते हैं और इसके माध्यम से हम काम करते हैं। लेकिन यह भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, गोल्ड भी तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं बन पाया। गोल्ड क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है? मुद्रा तो नहीं है, एक धातु है जो आप कह सकते हैं कि वैश्विक बाजार में उसका मूल्य ज्यादा है, उसकी मांग ज्यादा है इसलिए उसका मूल्य ज्यादा है। मांग ज्यादा नहीं होती, खपत ज्यादा नहीं होती तो मूल्य उसका भी नहीं होता और वो भी बहुमूल्य धातु नहीं रह जाता। लेकिन आज के संदर्भ में लगभग सभी देशों में उसकी डिमांड है और डिमांड होने की वजह से उसका कुछ मूल्य है और उसे ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, जब भारत के समक्ष जो समस्या थी, किस चीज की समस्या, बीओपी का संकट था 1991 में, तो हम लोगों ने गोल्ड में ही वहां पर गोल्ड को ही जमानत के तौर पर आईएमएफ में रखा था और तब आईएमएफ ने हमें ऋण उपलब्ध कराया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि गोल्ड अभी भी स्वीकार्य है, लेकिन वह मुद्रा का रूप नहीं ले पाया है। तो मुद्रा का रूप नहीं ले पाया है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो मूल्य की स्थिरता प्रदान करे। मूल्य की स्थिरता, ठीक है, मूल्य की स्थिरता प्रदान करे। तो इसके लिए कुछ है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो मूल्य की स्थिरता के साथ साथ कुछ जरूरी चीजों को यहीं पर समझना महत्वपूर्ण है। जैसे करेंसी की स्वीकार्यता जो है, उसकी क्रय शक्ति की निर्भरता, करेंसी की स्वीकार्यता के साथ साथ क्रय शक्ति की निर्भरता भी मायने रखती है। तो यहां पर अगली बात, करेंसी की स्वीकार्यता और करेंसी की स्वीकार्यता के साथ साथ यहाँ पर क्रय शक्ति की जो स्थिरता है वो भी मायने रखती है। तो क्या चीज? क्रय शक्ति की स्थिरता। किसकी? क्रय शक्ति की स्थिरता। जो करेंसी है इसकी स्थिरता मायने रखती है। अगर इसमें स्थिरता ना हो तो फिर पेमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति, कोई देश आपकी मुद्रा में नहीं पेमेंट लेगा। तो ऐसी स्थिति में घोषणा की बात आती है कि जो राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा की क्या स्थिति है, जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसकी स्थिर कीमतों पर क्या परिवर्तन आता है, क्या प्रभाव होता है। ठीक है, अब उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके जो घरेलू मुद्रा है या जो राष्ट्रीय मुद्रा है, उस राष्ट्रीय मुद्रा को किसी दूसरी परिसंपत्ति में परिवर्तन कर दिया गया। अब दूसरी परिसंपत्ति में परिवर्तन क्या किया गया? राष्ट्रीय मुद्रा का वस्तु में परिवर्तन। और परिवर्तन क्या किया गया? जैसे हमने अब उसे गोल्ड में परिवर्तित कर दिया कि इतना रुपया अर्थात इतने गोल्ड के बराबर, ये गोल्ड जो है इसके बराबर के मूल्य का है। लेकिन जो हमने ये स्थिति देखी, स्थिरता को सुनिश्चित करने का काम हमने यहां से किया, जो गोल्ड है यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं बन पाया और इसी को मैंने कहा कि ये जो स्वर्ण स्वर्ण है, ठीक, यह भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का स्थान नहीं ले पाया, या यूं कहें कि गोल्ड भी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं बन पाया। फिर अब स्थिति यहां पर एक और आई, जो राष्ट्रीय करेंसी है उस राष्ट्रीय करेंसी को अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता है उसके अनुसार परिवर्तित कर दिया जाए। और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं
मुद्रा का विनिमय, ठीक है, विनियमन नहीं, विनिमय। और विनिमय का मतलब क्या है, अब इसी को ऐसे समझ लीजिए। जब हम अपनी देश की मुद्रा या किसी देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जब परिवर्तित किया जाता है या बदला जाता है, तो उसे जिस दर पर परिवर्तित किया जाता है उसे विनिमय दर कहा जाता है। तो यहीं पर बात आई कि राष्ट्रीय जो करेंसी है, राष्ट्रीय करेंसी या मुद्रा कह लीजिए, राष्ट्रीय मुद्रा, इस मुद्रा को हम क्या कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है उसमें हम इसको मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से यहीं से एक बात निकल करके आई जिसको मैंने कहा कि यह विनिमय दर के रूप में, विनिमय दर। अब विनिमय दर को देख लेते हैं। यहां पर बात आती है कि बीओपी तो हम समझेंगे, बीओपी जो अभी आगे आया था हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहले विनिमय दर को एक बार यहां पर देख ले। यहां पर क्या हुआ, देखिए, जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच वस्तुओं का आवागमन होता है, सौदों के लिए द्रव्य का उपयोग किया जाता है, द्रव्य यानी मुद्रा का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो, अर्थात किसी भी एक ऐसे इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा संस्था नहीं है या संस्थान नहीं है या कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इस तरह की मुद्रा को जारी करे, ठीक है। कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक द्वारा निर्गमित की जाती हो, सभी देशों के अपने केंद्रीय बैंक हैं, ठीक। विदेशी आर्थिक एजेंट किसी राष्ट्रीय करेंसी को तभी स्वीकार करेंगे यदि वे आश्वस्त हों कि उस करेंसी का, ठीक है, उस करेंसी की एक निश्चित मात्रा से वे जो वस्तुएं खरीद सकेंगे उसमें अवसर परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, अवसर के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही दूसरे शब्दों में करेंसी की क्रय शक्ति स्थिर रहेगी, ठीक। इस विश्वास के बगैर किसी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। अगर ये विश्वास ना हो तो अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। न ही लेखा की इकाई के रूप में। जब आप ये कहते हैं कि मैंने इस देश से इतने रुपए के या डॉलर के मूल्य के बराबर मैंने वस्तु मंगाया है, तो आप उसका लेखा किस में कर रहे हैं? डॉलर में ही तो कर रहे हैं। तो डॉलर में कर रहे हैं तो यहां पर लेखा की इकाई के रूप में प्रयोग होता है किसको? मुद्रा को। आपके श्रम का, जो मैं यहां पर श्रम दे रहा हूं, मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो पेमेंट मिल रहा है इसका मतलब कि मेरे श्रम को मुद्रा में आकलित किया गया। और मुद्रा के कार्य को याद रखिए। फिर आपने जो पेमेंट किया है संस्थान को, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने सर्विसेज दी हैं उसका आपने मूल्य चुकाया है। तो यही तो बात हुई। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लेखा की इकाई के रूप में उपयोग होगा, क्योंकि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण नहीं है जिसके पास यह शक्ति हो कि वह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में किसी करेंसी उपयोग को लागू कर सके। अब लागू नहीं कर सके तो भूतकाल में क्या होता था, पहले क्या होता था? भूतकाल में देशों की सरकारों के द्वारा संभाव्य उपयोगकर्ताओं का विश्वास पाने के लिए यह घोषणा की गई कि मुद्रा निर्बाध रूप से स्थिर कीमत पर दूसरी परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए। और दूसरी परिसंपत्ति का मतलब क्या है? यहाँ पर दूसरी परिसंपत्ति होंगे जिसके मूल्य पर जारीकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होगा। अर्थात कोई देश अगर चाहे तो जानबूझ करके उसके मूल्य में कमी या वृद्धि नहीं कर सकता। साथ ही या दूसरी संपत्ति बहुधा, अर्थात हमें अक्सर सोना या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्राएं रही हैं या अन्य राष्ट्रीय मुद्राएं रही हैं। खास करके जब अन्य राष्ट्रीय मुद्रा की बात आ रही है तो यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है, ठीक है। इस वचनबद्धता के दो पहलू हैं जिसने
इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया। असीमित मात्रा में निर्बाध रूप से परिवर्तन की क्षमता, कीमत जिस पर परिवर्तन होता है, इन्हीं मुद्रों का निराकरण करने तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई। अब यही बात यहाँ पर सारी बताई गई है। अब बात आती है कि जब हमने इस बात को समझ लिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। कि भारत की मुद्रा जो रुपया है, विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर की बात करें तो डॉलर में उसका मूल्य क्या है, तो यहाँ पर किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अन्य भाषा में अर्थात दूसरे शब्दों में कहें तो सरल रूप में विनिमय दर कहते हैं। और इस विनिमय दर को हम इसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, अब इसे कहा जाता है सरल रूप में, इसे ही विनिमय दर कहा जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसे जो बातें यहाँ पर जटिल शब्दावली में लिखी गई है उसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए यह भारतीय रुपया है और इस समय इसकी जो वैल्यू है 80 रुपये। ठीक है, यहां पर डॉलर की बात करें, ठीक, तो जब हम डॉलर की बात कर रहे हैं तो $1 यहां पर कहा जा रहा है। तो हमें $1 खरीदने के लिए 80 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। तो यह क्या है, एक देश की मुद्रा को दूसरी देश की मुद्रा को प्राप्त करने में या बदलने में जितने मुद्रा को हमें भुगतान करना पड़ रहा है वह कहा जा रहा है कि यह क्या है, विदेशी विनिमय दर है। ठीक, अब ये बात समझ में आ गई। विदेशी विनिमय दर का कई बार प्रयोग होगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी था। अब बात आती है अदायगी संतुलन। अदायगी संतुलन का मतलब क्या है, यहाँ पर अदायगी संतुलन लिखा है जिसे इसमें बताया गया है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसको समझ लेते हैं। वैदेशिक क्षेत्र जिसे एक्सटर्नल सेक्टर कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर BOP की बात आ रही है, विदेशी विनिमय दर और विदेशी व्यापार। ये तीन बातें आप लोगों को, हम लोगों ने एक तो ये समझ लिया कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं और विदेशी व्यापार किसको कहते हैं। तो विदेशी व्यापार, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के, मतलब भारत के निवासी, किसी देश के निवासी का मतलब भारत के निवासी, शेष विश्व के बीच अर्थात विश्व के अन्य देश जो हैं उन देशों के बीच एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि होगा अर्थात 2 वर्ष, निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को विदेश व्यापार कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको एक काम करता हूं, लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें याद रहेंगी। किसी एक देश के निवासियों एक देश के निवासियों और शेष विश्व के साथ, यहां पर क्या कहा जा रहा है, एक देश के निवासी अर्थात भारत की बात कर लीजिए और शेष विश्व, किसी भी देश को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन विदेश व्यापार
कहा जाता है। ठीक है, तो हम जब एक देश की बात कर रहे हैं, एक देश अर्थात यहां पर ये कौन सा देश है, ये भारत है, इसका यूएसए, इसके साथ क्या हुआ, इन दोनों का आपस में लेन देन हुआ। किसका लेन देन हो रहा है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन हो रहा है। इसके विवरण को कहा जाता है, लेन देन के विवरण को, सॉरी यहां पर एक शब्द छूट गया, के, ठीक है। विदेश व्यापार हो रहा है, और विदेश व्यापार, जब मैंने यहां पर विवरण शब्द जोड़ दिया तो यही इसकी थोड़ी सी परिभाषा, एक शब्द से बाकी सारी चीजें बदल गई। और बाकी सारी चीजें क्या बदल गई, अर्थात यही क्या हो गया, बीओपी हो गया, भुगतान संतुलन हो गया। अब यहां पर देखिए, विदेश व्यापार लेन देन हो रहा है, तो अगर केवल लेन देन हो रहा है तो विदेश व्यापार है। और जब हम इस लेन देन के विवरण को यहां पर एक शब्द जोड़ा, हमने ये कह दिया विवरण, तो इस विवरण को हमने कह दिया कि यह बीओपी है, भुगतान संतुलन है। बात समझ में आ गई। जब हमने कि लेन देन को विदेश व्यापार हमने कहा, और जब हमने ये कहा कि इसका विवरण हमने प्राप्त कर लिया, और विवरण ये कब का, तो यहां पर 2 वर्ष, 2 वर्ष का यहां पर हमारे पास विवरण आ गया, तो इसे हमने कह दिया कि यह क्या है, यही हमारा बीओपी भुगतान संतुलन है। ठीक है, जिसे आप अदायगी संतुलन कह रहे हैं, इसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जा रहा है, भुगतान संतुलन भी कहा जा रहा है। लेकिन इसमें जो एनसीईआरटी में शब्द प्रयोग किया गया है, अदायगी संतुलन। ठीक है, अब इसे 2 भागों में बांट करके देखा जाता है। अब ये 2 भाग कौन कौन से हैं, तो इसको आप यहां पर देख लीजिए। बीओपी हमने ये कह दिया कि एक देश के, ठीक है, निवासियों द्वारा और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि में, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का विवरण बीओपी कहलाता है। तो यहां पर बीओपी की तो बात हो रही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को 2 भागों में बांट करके देखा गया है, एनसीईआरटी में यही बात यहां पर 2 भागों में बांट करके दिखाई गई है। देखिए, अदायगी संतुलन किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि, समयावधि में, खासकर 2 वर्ष में, वस्तुओं और सेवाओं के वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों, यहाँ पर परिसंपत्तियों जोड़ लीजिएगा, परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण अदायगी संतुलन कहा जाता है। और इसके 2 भाग हैं, 2 खातों में देखा जाता है, एक को कहते हैं चालू खाता, एक को कहते हैं पूंजी खाता। तो यहाँ एक शब्द जोड़ लीजिएगा जो मिस हो गया, यहां पर कह लीजिएगा लेन देन के साथ साथ यहां पर एक और शब्द जोड़ लीजिएगा, परिसंपत्तियों, परिसंपत्तियों। ठीक है, तो यहां पर परिसंपत्तियों का भी तो लेन देन किया जाता है। भारत की कोई कंपनी गई और अमेरिका में कहीं प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, तो परिसंपत्ति, यहाँ अगर कोई आई कंपनी और यहाँ पर लिया तो परिसंपत्तियों का लेन देन इत्यादि इत्यादि बातें इसमें शामिल हो रही हैं। अब इसको 2 भागों में बांट करके देखा गया है। करेंट अकाउंट जिसे कहा जाता है चालू खाता, चालू खाता, ठीक है, और चालू खाते के साथ साथ इसको कहा जाता है पूंजी खाता। ठीक है, अर्थात यहाँ करेंट अकाउंट इसे ये है कैपिटल अकाउंट है, ठीक, जिसे हम पूंजी खाता कह रहे हैं, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट है। अब इस पूंजी करेंट अकाउंट को
दो भागों में बांट करके देखा जा रहा है, जिसको कहा जाता है विजिबल अकाउंट। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं ट्रेड अकाउंट या व्यापार खाता। इसे व्यापार खाता भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा इनविजिबल अकाउंट। अब इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं। समझेंगे कैसे? तो वस्तुओं का लेन देन जब किया जा रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कि विजिबल। अब जैसे मान लीजिए कि वही भारत और यूएसए, इन दोनों के मध्य जो लेन देन किया गया, हमने ये कहा कि अमेरिका से मोबाइल आया। मोबाइल, अब मोबाइल कितना मोबाइल आया? तो मोबाइल आया तो इसका मतलब क्या है? यह एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। तो जब व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ होता है तो वहां पर होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहां पर, ठीक है, ट्रेड हुआ। ट्रेड हुआ, ट्रेड दोनों के मध्य हुआ। तो जब ट्रेड होता है तो ट्रेड के लिए यहां पर इसको ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहां पर JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, यहां पर कहीं पर है। ठीक है। हमने जो उत्पादन किया उत्पादन यहां पर कहीं पर हुआ, एक स्थान पर। अब इसको हमें दूसरे देश को भेजना है। तो दूसरे देश को भेजने के लिए हम यहां पर लाएंगे। यहां पर क्या है? ये पोर्ट है। ठीक है। पोर्ट और बंदरगाह दोनों में अंतर होता है। ठीक है। दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। पोर्ट वह है जहां से आप किसी वस्तु का विदेश में निर्यात करते हैं। बंदरगाह वह है जहां पर आंतरिक स्तर पर होता है, या फिर जहां पर जाकर के जो जहाज है, बड़ी जहाज आप शिप कह लीजिए, वहां पर उनको रखा जाता है। उनको बंदरगाह के रूप में भी कई बार डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो इस पोर्ट से हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहां पर जब ये सामान आया इस पोर्ट पर, तो एक बात बताइए, इस पोर्ट पर सामान आने के बाद यहीं एक महत्वपूर्ण स्थिति देखी गई कि यहां पर एक कस्टम ऑफिसर है। ठीक है। और उस कस्टम ऑफिसर ने यहीं पर डिनोट कर लिया कि जो वस्तु आई वो कितनी वस्तु है, अर्थात उसकी मात्रा के साथ साथ उसका मूल्य देख लिया। ठीक है। मूल्य देख लिया, और मूल्य देखने के बाद वो कहा कि इतने की ये वस्तु है। ठीक, ये बात हो गई। अब वहां पर उसने अपने रजिस्टर में जहां पर भी वो मेंटेन कर रहा है उसमें मेंटेन कर लिया। तो इसको हमने कहा कि यह क्या है? यह व्यापार खाता है, और यह विजिबल अकाउंट है, जिसमें पता चल पा रहा है, जिससे ये पता चल पा रहा है कि इतने मूल्य की वस्तुओं का हमने दूसरे देश को निर्यात किया। ये पता चल गया। और पता चलने के बाद एक और बात आती है कि भैया यहां पर इनविजिबल अकाउंट कह रहे हैं। तो इनविजिबल का मतलब क्या है? इनविजिबल का मतलब यहां पर विजिबल, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है दृश्य खाता। दृश्य खाता, और इसको कहा जाता है अदृश्य अदृश्य खाता। ठीक है। दृश्य खाता, अदृश्य खाता। अर्थात दृश्य खाते में या ट्रेड खाते में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसकी गणना की जा सके। तो वस्तु की गणना की जा सकती है। अब बात आती है यहां पर, तो इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है, उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ऐसा क्या है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते? तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि इसमें वस्तुओं के व्यापार को शामिल किया जाता है। ठीक। यहां पर क्या होगा? यहां पर सेवाओं का व्यापार का मतलब आयात निर्यात से है। यहां पर सेवाओं का आयात निर्यात,
आयात निर्यात इसको शामिल किया जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि इस समय कनाडा इस समय लगातार चर्चा में है। कनाडा चर्चा में क्यों है? वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्या होने के बाद लगातार उससे संबंधित बातें हो रही हैं। फिलहाल G20 में जो बातें हुई थी, कनाडा के जो प्रधानमंत्री आए थे उनकी कुछ बेइज्जती हो गई थी, फिर उसके बाद वो अपना बदला ले रहे हैं। सब उसका पॉलिटिकल रीजन है। अब उसको पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। केवल हम ये कह रहे हैं कि अभी एक खबर आई है और खबर ये है, जितने भी हिंदू वहां पर हैं, वहां के सिख समुदाय अर्थात जो सिख समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि सभी हिंदू वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और कनाडा छोड़ दे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि एक व्यक्ति वहां पर था, ये है कनाडा। कनाडा, और इस कनाडा में क्या स्थिति है? एक अब वही स्थिति देख लेते हैं करंट से जोड़ करके। हिंदू है, वो वहां पर फंस गया है, और ये जो हिंदू बेचारा यहाँ पर फंसा है, ये यहाँ गया था पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए गया था। अब स्टडी के लिए गया जरूर था, लेकिन ये सब जितना घटनाक्रम हुआ, उसकी स्टडी अब वहां पर नहीं हो पा रही है। तो स्टडी नहीं हुई। अब उसने कहा कि जो यहाँ पर MBA की मैं पढ़ाई करने गया था नहीं कर पा रहा हूँ, उसको पता चला कि एक काम कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तो लगभग हो ही गया है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उसको पता चला कि इंडिया में हिंदी माध्यम में एक संस्थान है जिसका नाम है संस्कृति IAS, और इसका ऑनलाइन कोर्स भी है। तो ऑनलाइन कोर्स इन्होंने खरीद लिया और ऑनलाइन कोर्स खरीद करके पढ़ाई करने लगे। एक बात बताइए, कोई जरूरी है क्या कि वो यहाँ पर आकर के ही पढ़े? ऑनलाइन है, कहीं भी रह करके पढ़ लीजिए। संस्कृति IAS का आप ऐप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सेवाएं वहां तक मिलेंगी, और जब सेवाएं वहां मिलेंगी तो एक बात बताइए, हमने अर्थात भारत से, यहाँ पर भारत की बात है ना, भारत से कनाडा में कितनी सेवाएं दी गई, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या? पेमेंट भले हुआ हो, लेकिन आप काउंट कर सकते हैं, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर जो सेवा दिया गया, जो मैं यहां पर सेवा दे रहा हूं, ये इनविजिबल है ना, अदृश्य है। तो यही कहा जा रहा है कि इसमें अर्थात इनविजिबल अकाउंट में, जिसे अदृश्य खाता कहा जाता है, सेवाओं के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो BOP है, भुगतान संतुलन की परिभाषा या भुगतान संतुलन कहते किसको है? मान लीजिए आपने लेन देन किया, और लेन देन दो खातों में होता है। BOP मतलब लेन देन है ना, लेन देन, ये लेन देन किसका है? तो यहां पर वस्तु का होगा, यहां सेवा का होगा, और परिसंपत्ति का होगा। तीन बातें। और इसका जो लेन देन किया गया, तो या तो भारत के पक्ष में होगा या फिर दूसरे देश के पक्ष में होगा। भुगतान का जो मूल्य है, वो हो सकता है कि अमेरिका को हमने जो किया वो कम किया हो, और हमारे देश में जो क्रेडिट हुआ हो। अर्थात अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके लिए दो बातें हैं। दो बातें क्या क्या हैं? जब भी आप अपना अकाउंट देखते हैं, कहीं पेमेंट करते हैं, फोन पे या गूगल पे या पेटीएम या किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर क्या आता है? आपके पास मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अगर आपके अकाउंट में पैसा आया है तो, ठीक है। अगर आपने किसी को पेमेंट किया है तो वहां पर क्या होगा? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो यहां पर क्या होगा? कितना भुगतान किया गया, अर्थात हमारे अकाउंट से कितना कटा, कितना हमारे पास भुगतान आया, अर्थात हमारा कितना अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो इसका जब विदेश व्यापार की बात होगी, BOP की बात होगी, तो यहां पर
क्रेडिटेड की बात होगी और यहां पर डेबिटेड की बात होगी। यही दो बात होगी ना, क्रेडिटेड और डेबिटेड, मतलब कटा या फिर आया। तो इन्हीं के विवरण को तो हम कहेंगे कि ये भुगतान संतुलन, और विवरण निकालेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम घाटे में हैं, मतलब हमारा निर्यात कम हो रहा है, और निर्यात कम हो रहा है तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में क्रेडिट कम हो रहा है। अब हम आयात ज्यादा कर रहे हैं तो आयात के लिए भुगतान कर रहे हैं, और भुगतान कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट से डेबिट ज्यादा हो रहा है। तो इसी के विवरण को तो कहा जा रहा है बीओपी, भुगतान संतुलन, या जो एनसीईआरटी में कहा गया है उसको कहा गया है अदायगी संतुलन। यहाँ पर अदा करने की बात है। साथ ही इसे एक दूसरे जो कहा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी को बीओपी कहा गया है। तो ये बातें आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया। अब बात आती है कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप प्लीज मेल कर दीजिए। आप लोगों के पास मैसेज आ गया होगा। उन सभी डाउट्स को मैं एक बार एक क्लास में कवर कर लूंगा, ठीक है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।